फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 डिस्कस किया था, जो एनटीपीसी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पहला है हाइग्रोमीटर के सामने आपकी विकिरण ऊर्जा लिखी है, स्फिग्नोमैनोमीटर के सामने वायुमंडलीय आर्द्रता लिखी है, और बोलोमीटर के सामने आपका उच्च तापमान लिखा है, और पायरोमीटर के सामने आपका रक्तदाब लिखा है। तो आप लोग जानते हैं कि हाइग्रोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय आर्द्रता मापते हैं, मतलब ए का 2 होना चाहिए। ए का 2 आपका 2 ऑप्शन में है, 1 और 3 में। अब हम लोग बात करेंगे स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग रक्तदाब मापते हैं, तो नहीं, बी का 4 होना चाहिए। तो बी का 4 हमारा किस ऑप्शन में है? दोनों ऑप्शन में है। अब हम बात करेंगे सी के बारे में। सी से हम लोग जो बोलोमीटर है, इससे हम लोग उच्च ताप मापते हैं। तो आपका सी का 3 और डी मतलब पायरोमीटर से हम लोग विकिरण ऊर्जा मापते हैं, मतलब सी का 3 और डी का 1। सी का 3 और डी का 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा पूरी तरीके। तो हम लोग बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिख रहा होगा स्क्रीन पर, एक व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह में भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण लगा आकर्षण बल सभी स्थानों पर शून्य होता है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 था चंद्रमा के कारण आकर्षण बल संतुलित है, ऑप्शन नंबर 3 अभिकेंद्र बल के बराबर है, और ऑप्शन नंबर 4 जो होगा आपका निश्चित आकृति के उपग्रह के कारण प्रभावहीन हो जाएगा। तो आप लोग यदि इसमें देखेंगे तो यदि जब भी भारहीनता की स्थिति होती है, तो जो अभिकेंद्र बल होता है, जो बाह्य बल लगाए जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो ग्रह के अंदर व्यक्ति होता है, उपग्रह के अंदर जो व्यक्ति होता है, वो भारहीनता का अनुभव करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। शिकार में परभक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर 2 विस्पंदनों का बनना, ऑप्शन नंबर 3 प्रतिध्वनि का निर्धारण, और ऑप्शन नंबर 4 है ध्वनि का प्रकीर्णन। तो इन सब केस में जब डॉल्फिन या चमगादड़ किसी चीज़ का पता लगाते हैं, तो इस केस में केवल और केवल प्रतिध्वनि का निर्धारण जो होता है, इसी से ये लोग मार्ग में रुकावट या बाधाओं का पता लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु है। तो पूर्ण प्रत्यास्थ वस्तु में आपका पहला ऑप्शन लौह है, दूसरा ऑप्शन हीरा है, और तीसरा ऑप्शन स्प्रिंग है, और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग दोस्तों ये जान लीजिए कि कोई भी वस्तु जो होती है ना पूर्णतः प्रत्यास्थ कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है। तो इसलिए इसमें होगा इसमें से कोई नहीं, क्योंकि कोई भी वस्तु पूर्णतः प्रत्यास्थ हो नहीं सकती। प्रत्यास्थ होने का मतलब है कि उस पर जो बाह्य बल लगाया जाता है, जिसको हम लोग विरूपक बल कहते हैं, उसको हटाने के बाद वह वस्तु पूर्णतः अपनी स्थिति में वापस लौट आए। तो कोई वस्तु पूर्णतः नहीं लौट सकती, इसलिए कोई भी वस्तु को पूर्णतः प्रत्यास्थ माना ही नहीं जाता। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। निम्न में से सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता होती है, यानी ऊष्मीय क्षमता वाला है। नंबर 1 लोहे का टुकड़ा, नंबर 2 जल, नंबर 3 सोने का टुकड़ा, और नंबर 4 बेंजीन। तो जो सबसे अधिक ऊष्मीय क्षमता होती है वो जल की होती है। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जल की आपकी 4 पॉइंट समथिंग होती है, और बाकी लोहे, सोने और बेंजीन की 0 पॉइंट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसा उत्तल दर्पण काम करता है, ऑप्शन नंबर 2 अवतल दर्पण काम करता है, ऑप्शन नंबर जो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो आपका जो पानी में हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान से पढ़िएगा। CFL व LED में क्या अंतर है? पहला क्वेश्चन हम लोगों का है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL
पारावाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि एलईडी लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। यानी जो आपने CFL देखा होगा, जो CFL वाइट कलर का दिखता है, उसमें जो अंदर से कोडिंग की जाती है, लेप जो लगाया जाता है, वो पारे के वाष्प का होता है। और जो एलईडी होता है ये आपका P टाइप N टाइप जो सेमी कंडक्टर होते थे, तो पूरा पूरा अर्धचालक से ही डिपेंड होता है। ठीक, यानी कि ये आपका पूरा पूरा सही है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग बी सेक्शन जो इसमें दिया है, CFL का औसत जीवन अवधि एलईडी से अधिक होती है। आप लोग ये जानिए कि CFL जो होता है ये जो 6000 से 15000 घंटा केवल चल सकता है, और ये एलईडी लगभग 60,000 घंटे, लगभग 50,000 घंटा चल सकती है। तो इसमें यदि ये क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इसमें जो एलईडी का टाइम पीरियड होता है वो CFL से अधिक होता है। और तीसरा जो ऑप्शन हमारा है, एलईडी लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम होता है। आपका ये भी गलत होगा, क्योंकि एलईडी अधिक कम ऊर्जा का खपत करता है और CFL ज़्यादा का करता है। इसमें कह रहा है कि एलईडी की तुलना में CFL कम ऊर्जा खपत में सक्षम होता है, यानी कि इसके अनुसार CFL कम ऊर्जा खपत करता है, जो कि गलत है। यानी आपका केवल ऑप्शन ए सही है। तो आप इसमें देखिए, केवल ए, केवल बी और सी, केवल ए और सी, केवल ए बी सी। तो आपका इसमें केवल एक ऑप्शन सही होगा, केवल ए। जब अर्धचालक की डोपिंग की जाती है तो क्या होता है? चालकता बढ़ती है, चालकता घटती है, प्रतिरोधकता बढ़ती है और प्रतिरोधकता घटती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। जब आप अर्धचालक में कोई पंचसंयोजी या त्रिसंयोजी धातु मिलाते हैं तो उसमें एक कोटर्स यानी कि एक होल क्रिएट हो जाता है। जब आप त्रिसंयोजी मिलाते हैं तो एक होल क्रिएट हो जाता है, और होल क्रिएट होने से उसकी चालकता और बढ़ जाएगी। और जब किसी चीज़ की चालकता बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि उसकी प्रतिरोधकता भी घट जाती है। अर्थात आपका 1 और 4 दोनों सही होगा। अब किस ऑप्शन में 1 और 4 के बारे में चर्चा की गई है उसको देखते हैं। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो दिख रहा है, इसमें 1 और 4 दोनों सही, इसलिए आपका चौथा आंसर इसमें सही होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान के नाभिकीय वैज्ञानिक चिकित्सा और उपचार के प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या हैं? ड्रग्स हैं, जड़ी बूटियों का तत्व है, रेडियो आइसोटोप्स है, या CFC है? तो ये वास्तव में रेडियो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण होता है। ऑप्शन नंबर 1 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर 2 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 138 डिग्री, ऑप्शन नंबर 4 90 डिग्री। तो जो सामान्य जल और स्वच्छ कांच के लिए जो स्पर्श कोण होता है वो 8 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही है इस क्वेश्चन का। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ध्वनि का वेग डैश। अब इसके बारे में क्या बातें करना चाह रहे हैं? सूखी हवा में नमी हवा से कम होता है, सूखी हवा में नमी हवा से अधिक होता है, सूखी एवं नमी हवा दोनों में समान होता है, या माध्यम के घनत्व से स्वतंत्र होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो यदि वायु में आर्द्रता अधिक होती है तो वहाँ पर ध्वनि का वेग अधिक होता है। तो यानी सूखी हवा में नमी वाली हवा से कम होगा, यानी नमी वाली हवा में अधिक होगा। तो आपका इस तरीके ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रकाश की किरण वायु से होकर एक द्रव्य में से गुजरती है और तो 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित किरण यानी कि आपतित कोण जो है 60 डिग्री हो तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा? आपको n बराबर पता होगा कि n बराबर होता है sin i अपान sin r, sin i बटा sin r होता है। तो आपको पहले i और r पता होना चाहिए। i होता है आपतन कोण और r होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई तल है तो ये आपका जो होगा ये i होगा,
ये कोण आई होगा, लेकिन ये जिस माध्यम में जानी चाहिए थी क्या कह रहा था, 15 डिग्री विचलित हो जा रही है। तो आप जानते हैं जब ये जैसे वायु क्या है, विरल माध्यम है, और जल क्या है, सघन माध्यम। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। तो जाना चाहिए था इस रास्ते से, चली गई ऊपर वाले रास्ते से, तो कितने डिग्री का विचलन आया, 15 डिग्री का। अब ये कोण और ये कोण, पूरा कोण आपस में बराबर होना चाहिए था, यानी ये 60 तो पूरा पूरा 60 होना चाहिए था। 15 डिग्री का विचलन हो गया तो ये कितना बचा, ये 60 में से पूरे 60, पूरा डिग्री 60 है, इसमें से ऊपर 15 हो गया तो इसके हिस्से में कितना बचा, केवल 45 बचा। यानी आपका साइन आई बटा साइन आर था, यानी साइन 60 बटा साइन 45 हो गया। साइन 45, साइन 60 का मान होता है √3/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2। अब जब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका मान था √3/2 और 1/√2 था, 1/√2 था। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा √3/2 इंटू √2/1। √2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा √2, यानी √3/√2। अब हमारा देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है √3/√2 दिया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, 8.5 मिनट, 4 मिनट 25 सेकेंड, 4 मिनट 4.25 मिनट, 1.25 मिनट सेकेंड, या 1.5 मिनट। आप लोगों को पता होगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी जो है लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। 3,84,000 किलोमीटर लगभग है, और प्रकाश का वेग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, यानी 1 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। बाकी 3 ऑप्शन मिनट में दिए हैं, इसलिए 3 के तीनों ऑप्शन संभव नहीं है, इसलिए केवल एक ही ऑप्शन संभव है, और इसका एग्जैक्ट मान होता है 1.28 सेकंड होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तैरना गति के किस नियम के कारण संभव है। तैरना जो गति के प्रथम नियम के कारण, गति के द्वितीय नियम के कारण, गति के तृतीय नियम के कारण, या उपयुक्त सभी। जब हम पानी में तैरते हैं तो हम पानी को पीछे ढकेलते हैं और पानी हमें आगे ढकेलता है। पानी हम अपने पैर से पीछे ढकेले और पानी हमको आगे ढकेला। यदि हम किसी चीज़ को पीछे ढकेलते हैं वो बस हमें आगे ढकेलती है, तो ये कौन सा न्यूटन का नियम है, ये न्यूटन के गति संबंधी जो गति के नियम हो कौन सा है, तृतीय नियम है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है। तो ध्वनि का जो प्रभाव है कान में 1/5 सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है, 1/20 सेकंड तक रहता है, कि 1/2 सेकंड तक रहता है। तो कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है केवल 1/10 सेकंड तक रहता है। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि मतलब वस्तु और श्रोता, जहाँ से ध्वनि निकल रही है वो चीज़ और जहाँ श्रोता है वो चीज़, उसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए 16.6 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को नोबेल धातु कहा जाता है। नंबर 1 चांदी, नंबर 2 टाइटेनियम, नंबर 3 सोना और नंबर 4 मरकरी। तो नोबेल धातु जो होता है हम लोग सोने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से, आकृति से, आमाप से या चक्रण से। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसका संबंध आमाप से है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। किस वर्ग के तत्व को खाद बनाने वाला तत्व कहते हैं। तो आपका जो 5th A है इसी वर्ग के तत्व को हम लोग खाद बनाने वाला तत्व कहते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। त्रिबंध में कितने पाई बांड होते हैं, यानी ट्रिपल बांड जो होता है इसमें कितने पाई बांड होते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 है 1 पाई बांड होता है, ऑप्शन नंबर 2 में 2 पाई बांड होता है, ऑप्शन नंबर 3 में 3 पाई बांड होता है, ऑप्शन नंबर 4 में इसमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बता दें कि जो सिंगल बांड होता है उसमें पाई बांड की संख्या 0 होती है, और जो डबल बांड होता है उसमें पाई बांड की संख्या 1 होती है,
और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें पाई बॉन्ड की संख्या 2 होती है। तो आपसे इसमें पूछा था पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो पाई बॉन्ड की संख्या 2 होगी, आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लेकिन इसी में सिग्मा बॉन्ड पूछता तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 होता है, इसमें सिग्मा बॉन्ड 1 होता है और इसमें सिग्मा बॉन्ड भी 1 ही होता है। यानी चाहे डबल बॉन्ड हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, तीनों में सिग्मा बॉन्ड 1 होता है और पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में 0, डबल बॉन्ड में 1 और ट्रिपल बॉन्ड में 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। तो जब आपसे पर नाइट्रिक अम्ल का पूछा गया तो ऑप्शन नंबर 1 आप देखिए HNO2 लिखा है, ऑप्शन नंबर 2 HNO3, ऑप्शन नंबर 3 HNO4 और ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका H2NO2। तो पर नाइट्रिक एसिड का फार्मूला जो होता है HNO4 होता है और HNO3 नाइट्रिक एसिड का सिंपल फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसी यौगिक में यमियन मतलब मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम है। तो हम यमियन के ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बात करें तो हम यमियन की ऑक्सीकरण संख्या को x मान लें। ऑक्सीजन की -2 होती है, ऑक्सीजन के बाइकोस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लेके अष्टक पूरा कर लेगा तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 हो जाएगी। लेकिन कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, तो 2 गुणे -2 बराबर हो जाएगा 0 के। तो x का मान कितना आ जाएगा 4। यानी कि पहले वाले क्वेश्चन में इसमें ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई है 4, इसको आप लोग याद रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं Mn3O4। Mn3 में कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा कि Mn का x मानेंगे, Mn के 3 परमाणु हैं तो 3x हो जाएगा, प्लस O में कितना हो जाएगा 4 गुणे O के कितनी होती है -2 होती है, तो 4 गुणे 2 बराबर ये किसके हो जाएंगे 0 के, तो 4 दूनी 8, यानी 8 जो होगा ये 3x का मान आ जाएगा, x का मान 8/3 आ जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन K2MnO4। तो जो K की ऑक्सीकरण संख्या होती है यानी कि जो पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होते हैं, लेकिन 2 परमाणु इसलिए +2 हो जाएगी, प्लस Mn की x मान लेंगे। ऑक्सीजन के यहाँ पर कितने हैं 4 मॉलिक्यूल है, तो ऑक्सीजन का 4 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने हैं 4 हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन में कितना होता है -2 होता है, तो 4 दूनी 8 यानी -8 आ जाएगा। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ डायरेक्ट -8 रख दिया जाए, प्लस -8 बराबर 0, तो यहाँ से x का जो मान आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब तक सबसे अधिक कितना मिला है 6 मिला है, इसमें 6 है, इसमें 4, इसमें 8/3 है। हम इसकी बात करें MnSO4 की, तो SO4 पर डबल माइनस होता है, तो यहाँ से Mn की डायरेक्ट 2 आ जाएगी, तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8/3 है, तो सबसे अधिक किस में है ऑप्शन नंबर 3 में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एक जलीय घोल का OH- सांद्रण 1 गुणित कहते हैं -4 है, तो घोल का pH मान कितना होगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा क्योंकि POH यहाँ से पहले निकलेगा। POH बराबर होता है -log एक्टिव मास ऑफ OH माइनस। OH- की वैल्यू कितना दिए हैं 1 गुणित इसके आते -4 दिए हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये log 1 गुणित इसके -4 आ जाएगा, -4 नीचे आ जाएगा और माइनस यहाँ से पहले से, तो माइनस मिलके +4 हो जाएगा। यानी POH का जो मान आया, हाँ एक चीज़ और है, log यम के घाते n हो, यानी यम इसको मान लो n इसको मान लो, यम के घाते n हो तो n नीचे उतर आता है, तो उसी फार्मूले से ये -4 नीचे आ गया। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये POH का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब एक फार्मूला आप लोग और देखिए, pH प्लस POH बराबर होता है 14 के। POH बराबर आपका कितना है 4 है, और तो pH बराबर कितना आ जाएगा 14 के। अब 4 उधर जाकर घट जाएगा तो pH का मान कितना आ जाएगा 10। इस तरीके आपका ऑप्शन नंबर C सही होगा, C मतलब 3 सही होगा। बैगन किस कुल का पौधा है। नंबर 1 क्रूसीफेरी कुल का पौधा है, नंबर 2 कुकरे बिटेरी कुल का पौधा है, नंबर 3 सेलेनेसी कुल का पौधा है, और नंबर 4 मालवेसी कुल का पौधा है। तो जो बैगन है आपका ये सेलेनेसी यानी ऑप्शन नंबर 3 सेलेनेसी कुल का
पौधा है। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सेलिनेसी कुल के पौधे होते हैं उसमें आपका आलू, बैगन, लाल मिर्च, टमाटर और धतूरा आता है। और जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है जो क्रूसी फेरी कुल पौधा है, इसमें आपका मूली, सलजम, सरसों और फूल गोभी आती है। ऑप्शन नंबर 2 जो आपका है जो बिटेसी कुल है, इसमें आपका तरबूज, खरबूजा, कद्दू और परवल आता है। और मालवेसी जो कुल होता है इसमें आपका कपास, भिंडी और गुड़हल आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निम्न में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलता है? तो आयोडीन आपका पहला ऑप्शन जो है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर 2 है एड्रेनोलिन, नंबर 3 ऑप्शन है थायरॉक्सिन और नंबर 4 है इंसुलिन। तो आपका जो आयोडीन होता है वो थायरॉक्सिन हार्मोन में होता है, क्योंकि गले के पास जो स्थित ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, जिससे आपका थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रीट होता है। और जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है ये पुरुष का लिंग हार्मोन्स है। और आपका जो एड्रिनलो हार्मोन्स है यानी एड्रिनलो ग्लैंड से जो हार्मोन निकलता है वो आपका जब आपके अंदर क्रोध, डर या मानसिक तनाव जैसी सिचुएशन होती है तो आपके शरीर को नॉर्मल रखने के लिए जो एड्रेनलिन ग्लैंड होता है उससे एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है सिक्रेट होता है वो कार्य करता है। और इंसुलिन हार्मोन आपके शरीर के अंदर डायबिटीज या मधुमेह को कंट्रोल करता है। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में बात करते हैं। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? नंबर 1 कोरियानिक द्रव, नंबर 2 एमनियोटिक द्रव, नंबर 3 प्लेसेंट्रल द्रव और नंबर 4 इसमें से कोई नहीं। जो मानव भ्रूण होता है गर्भाशय में एमनियोटिक द्रव पर तैरता रहता है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। हम ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होते हैं? नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर 2 कोशिका भित्ति, नंबर 3 जीवद्रव्य की उपस्थिति और नंबर 4 कोशिका केंद्रक। जो पादप कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, लेकिन जो मानव जंतु कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो किस बेस पर भिन्न होते हैं? कोशिका भित्ति के बेस पर भिन्न होते हैं।